जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस सीरीज में हम लोग एलपी सीबीटी 1 में जो साइंस क्वेश्चन पूछेंगे उसको शिफ्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 31 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ए टेंडन इज मेड अप ऑफ। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक कंडरा किससे बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में फॉल्ट है। यहाँ पे ये होना चाहिए कि एक कंडरा किससे बना होता है, किससे बना होता है, यानी कि ए टेंडन इज मेड अप ऑफ। पहला ऑप्शन है आपका अस्थिर संयोजी उत्तक, दूसरा ऑप्शन है केवल कोलेजन फाइबर, तीसरा ऑप्शन है आपका स्थिर संयोजी उत्तक और चौथा ऑप्शन है आपका स्थिर और अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये जो यहाँ पे टेंडन की बात की जा रही है, कंडरा की बात की जा रही है, ये कंडरा क्या है? तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो टेंडन की बात की जा रही है यानी कि कंडरा की बात की जा रही है, ये क्या है? तो सर एक प्रकार का वास्तविक संयोजी उत्तक है। क्या है सर? एक प्रकार का वास्तविक संयोजी उत्तक है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? एनिमल टिश्यू की, यानी कि जब हम लोग जंतु उत्तक की बात करते हैं, एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, तो आप सभी को मैंने एक ट्रिक बताया है। ट्रिक क्या है? तो सर वो ट्रिक है उपपेशी उपपेशी संयोजी तंत्र। उपपेशी संयोजी तंत्र। मेरे मित्र, मैंने आपको ये ट्रिक बताया है और ये उप से हम लोग क्या याद रखते हैं? तो सर उप से हम लोग उपकला याद रखते हैं। उप से हम लोग क्या याद रखते हैं? उपकला याद रखते हैं। पेशी से हम लोग पेशी उत्तक कहते हैं और उपकला उत्तक ये जंतु उत्तक है सर। संयोजी से हम लोग संयोजी उत्तक याद रखेंगे, इसी को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और तंत्र से आप तंत्रिका उत्तक याद रखेंगे। और मेरे मित्र, जब हम लोग जंतु उत्तक की बात करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? आप कहते हैं गुरुजी उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक का हम लोग नाम लेते हैं। ध्यान में आप ये रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं संयोजी उत्तक की, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी? संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये भी कई प्रकार के होते हैं। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि सर बेसिकली इसको हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है वास्तविक संयोजी उत्तक, पहला होता है हमारा वास्तविक संयोजी उत्तक, और दूसरा होता है हमारा कंकाली संयोजी उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा तरल संयोजी उत्तक। तीसरा क्या होता है हमारा? तरल संयोजी उत्तक, जिसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं कंकाली उत्तक की, तो आप सभी कहते हैं कि सर इसके अंतर्गत जो है वो बोन आ जाता है और साथ ही कार्टिलेज आ जाता है। बोन और कार्टिलेज। तरल उत्तक की बात करते हैं तो इसके अंदर सर ब्लड आ जाता है, यानी कि रक्त आ जाता है। लेकिन जब हम लोग वास्तविक संयोजी उत्तक की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जी वास्तविक संयोजी उत्तक में एरोलर टिश्यू आता है, जिसको वायुत्तक उत्तक बोला जाता है। फिर एडिपोज टिश्यू आता है। क्या आता है सर? एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग वसा उत्तक कहते हैं। और साथ में कौन आता है? तो सर साथ में व्हाइट फाइब्रस टिश्यू आता है। साथ में क्या आता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम लोग श्वेत तंतुमय उत्तक कहते हैं। और फिर आता है आपका येलो फाइब्रस टिश्यू। फिर कौन आता है? येलो फाइब्रस टिश्यू। मेरे मित्र, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये टेंडन की बात की जा रही है, जो टेंडन की बात की जा रही है, एक्चुअली में ये टेंडन क्या करता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये टेंडन जो है वो मांसपेशी प्लस हड्डी को जोड़ता है। टेंडन क्या करता है सर? मांसपेशी प्लस हड्डी, या फिर आप कह सकते हैं मांसपेशी प्लस मांसपेशी को जोड़ता है सर। टेंडन यानी कि कंडरा जो है वो क्या करता है? तो सर या तो मांसपेशी प्लस मांसपेशी मसल्स को जोड़ता है, या फिर मसल्स और बोन को जोड़ता है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा ये जो टेंडन है ये किससे बना होता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, श्वेत तंतुमय उत्तक से बना होता है।
जो टेंडन है जो कि मसल्स और बोन को जोड़ता है सर, या जोड़ने का काम करता है, वो किससे बना होता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, श्वेत तंतुमय ऊतक से बना होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये जो श्वेत तंतुमय ऊतक से इसकी संरचना होती है, इसमें जो फाइबर पाई जाती है वो आपका कोलेजन होता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि जो कंडरा है ये केवल और केवल कोलेजन फाइबर से बना होता है। मतलब साफ है कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा क्लियर हो गया कि जो टेंडन है, कंडरा है, ये मसल्स और बोन को जोड़ती है या फिर मसल्स और मसल्स को जोड़ती है, और ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। किससे बना होता है? तो हम लोग कहते हैं सर ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इसमें पाया जाता है और बेसिकली ये कोलेजन फाइबर से बना होता है। लेकिन ये बताओ सर कि ये एरोलर और एडिपोज तो हम समझ रहे हैं कि एक वायुतक ऊतक होगा और एक वसा ऊतक होगा, लेकिन ये येलोइस फाइबर टिश्यू क्या बनाती है? तो मेरे मित्र आप सबों ने टेंडन का तो नाम पहले से ही सुना होगा, साथ में आप लोगों ने लिगामेंट का भी नाम सुना होगा, साथ में आप लोगों ने लिगामेंट का भी नाम सुना होगा। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो लिगामेंट है ये बोन से बोन को कनेक्ट करती है या शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ने में मदद करती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो येलोइस फाइबर टिश्यू है ये किसका निर्माण करता है? आप कहेंगे लिगामेंट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लिगामेंट का निर्माण करता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जहां पे भी आपका क्या होगा, तो सर जहां पे भी आपका मैट्रिक्स होगा सर ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू यानी कि टेंडन की, आपको वहां पे वो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर आपको ये यहाँ पे व्हाइट दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि टेंडन यहाँ पे लिखा हुआ है मसल्स टू बोन, यानी कि मांसपेशी को बोन से जोड़ता है टेंडन। और चूंकि ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है तो जो मसल्स और बोन का जुड़ाव होता है आपको वहां पे व्हाइट दिखता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला एरिया आपको थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा होगा, जो मैं राउंड कर रहा हूँ, जो घेर रहा हूँ सर, वो वाला एरिया आपको थोड़ा सा व्हाइट दिखता होगा। तो ये किससे बना हुआ है सर? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से। और बेसिकली इसमें कौन सा फाइबर होता है सर? कोलेजन फाइबर होता है। कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर। ध्यान में रखेंगे कि जो लिगामेंट होता है वो बोन से बोन को जोड़ता है, और एक्चुअली में ये किससे बना होता है सर? येलोइस फाइब्रस टिश्यू से। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस वाले पोर्शन को सर, ये आपका एक हड्डी है और दूसरा हड्डी आपका ये है, और इस दोनों को जोड़ने के लिए सर बीच में एक ये संरचना आप देख रहे होंगे जो आपको थोड़ा सा पीला कलर दिखाई पड़ता होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? येलोइस फाइब्रस टिश्यू कहते हैं। यानी कि लिगामेंट के निर्माण में येलोइस फाइब्रस टिश्यू पार्टिसिपेट करता है और टेंडन के निर्माण में व्हाइट फाइब्रस टिश्यू निर्माण करता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू पार्टिसिपेट करता है। ये दोनों चीज आप अपने माइंड में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। बाकी के सर अस्थिर संयोजी ऊतक ये सब कोई प्रकार नहीं होता। संयोजी ऊतक के जो भी प्रकार हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको हम लोग वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाली संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक के रूप में देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी का 4 गुना है, उस पर उसका वजन क्या होगा? ए बॉडी हैज अ वेट W ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज 15 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड अ रेडियस दैट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रेलवे के तरफ से जो इसका आंसर दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। आप कहेंगे सर गलत काहे है? तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सारी चीजों को समझ लेंगे। आप खुद कहेंगे कि सर गलत आंसर दिया हुआ है, और मैंने ऑप्शन को भी गलत ही रखा है ताकि आप सभी इसको सुधार पाओ। ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है। तो मेरे मित्र यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि अर्थ के सरफेस पे यानी कि पृथ्वी के सरफेस पे जो वजन है, वेट है, वो कितना है सर? तो सर जो पृथ्वी के सतह पर वेट है वो W है, और W किसके बराबर होता है सर? mg के बराबर होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये जो W होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो तो बेसिकली गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है, क्योंकि W जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान तो परिवर्तित होते रहता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई मेरे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 15 गुना, अब आपको यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 15 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी का 4 गुना है, उस पर उसका वजन क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे कि सर एक्चुअली में अगर हमको वेट चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू 100% पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पे भार W है, तो अगर ऐसा कोई ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना है और त्रिज्या 4 गुना है, तो उस पे उस वस्तु का वजन क्या होगा? तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर पहले तो हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि जिस ग्रह की बात की जा रही है उस पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सीधे कहते हैं और हम लोग ने कई बार याद भी करा है कि सर पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण अगर g है तो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है सर? तो g का 1/6। और हम लोग कहते हैं अगर पृथ्वी पे भार सर w है तो उसी वस्तु का भार चंद्रमा पे क्या होगा? तो सर w/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। क्यों? तो सर g का मान चंद्रमा पर 1/6 है, इसीलिए भार भी क्या होगा? 1/6 हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, बस हमको ये निकालना होगा कि जिस ग्रह की बात की जा रही है जिसका द्रव्यमान 15 गुना है और त्रिज्या 4 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या का, उस पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आता है? तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रह का, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रह का द्रव्यमान, मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग ग्रह के द्रव्यमान को क्या कह लेते हैं? तो m डैश कह लेते हैं। ठीक है, ग्रह के द्रव्यमान को m डैश कह लेते हैं। और ये जो m डैश है वो क्या है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोग बड़ा वाला m ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बड़ा है तो इसी को हम लोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अर्थ के सरफेस पे W = mg लिखें, तो अर्थ के सरफेस पे यानी कि पृथ्वी सतह पर g का वैल्यू कितना होता है? तो गुरुजी g me/re², GME/RE²। तो यहाँ पे हम ग्रह का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं सर? तो m डैश मान लेते हैं, ग्रह का द्रव्यमान हम m डैश मान लेते हैं। ये क्या होगा? तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना, तो पृथ्वी का द्रव्यमान me है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं सर? me गुना 15 कर देते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उस अनुसार से ग्रह का द्रव्यमान हो गया। अब पृथ्वी की त्रिज्या आरी है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुना है, तो हम लोग यहाँ पे r डैश इक्वल टू क्या कह देते हैं? तो सर re गुना 4 कह देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे g डैश निकालें, यानी कि इस ग्रह पे हम गुरुत्वीय त्वरण निकालें, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा तो GME/RE² ही फॉर्मूला रहेगा। बिल्कुल रहेगा चला जी। अब देखिए यहाँ पे g तो हम रखते ही रखते हैं, यहाँ पे me के जगह हम लोग क्या कहेंगे कि सर चूंकि ग्रह का निकाल रहे हैं तो ये हमारा m डैश आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, इसको g चूंकि ग्रह का निकाल रहे हैं तो m डैश कहेंगे। अब फिर त्रिज्या हम लोग क्या कहेंगे सर? r डैश का स्क्वायर, त्रिज्या यहाँ पे r डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आपका ग्रह के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट हो गया। आप कहिएगा सर g डैश इक्वल टू g का वैल्यू हम रहने देते हैं, m डैश का वैल्यू हम लोग कितना लिख लेते हैं सर? 15 me लिख लेते हैं। और ये जो हमारा r डैश है ये क्या है? तो सर 4re है, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी g डैश इक्वल टू हो जाएगा g 15 me/16re²। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम 15/16 इंटू यहाँ पे GME क्या लिख सकते हैं? RE² लिख सकते हैं। मेरे मित्र ये जो GME/RE² है ये क्या है? तो सर पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है सर? पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण। तो हम यहाँ पे इसी वैल्यू को क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि सर जो ग्रह पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा वो 15/16 इंटू क्या हो जाएगा? तो सर जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि गुरुजी अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर W है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू ये लिया गया होगा। अब अगर हम क्वेश्चन के अनुसार आते हैं तो जो हमारा डाटा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 15/16। मेरे मित्र जब आप ये कहते हो कि गुरुजी जो पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार W होता है वो चंद्रमा पे W/6 हो जाता है, यानी कि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो जाता है, तो हम लोग सीधे कहते हैं भार भी क्या हो जाता है? 1/6। अब यहाँ इस ग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण 15/16 है, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इस ग्रह पे जो भार होगा वो भी क्या हो जाएगा? 15/16 हो जाएगा। कहाँ का? तो सर पृथ्वी के भार का। तो यहाँ पे तो और कोई कैलकुलेशन ही नहीं चाहिए था सर, सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना था। आप कहेंगे कि सर आपने बोला कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन। मेरे मित्र बिल्कुल, आपका जो रेलवे आंसर दिया है वो 16/15 भार दिया है, ये क्या है सर? गलत है, जबकि कैलकुलेशन से आपको क्या आ रहा है? 15/16। तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी इसको सुधार लेंगे और 15/16 W होगा, तब जाकर के ये आपका ऑप्शन क्या होगा सर? सही होगा।
रेलवे किस तरह से गलत किया है, मेरे ख्याल से शायद आप समझ पाए होंगे। और जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। आप कहेंगे सर तो ये तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का गुणनफल होता है। मेरे मित्र, किसी वस्तु के द्रव्यमान को बार बार बदल नहीं ना सकते हैं, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण तो पोजीशन के साथ बदला जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए धड़ल्ले से ये याद रखते हैं कि जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होगा तो वस्तु के भार में परिवर्तन होगा। अब अगर हमारा द्रव्यमान 60 केजी पृथ्वी तल पे है तो हम चंद्रमा पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर आपका यहाँ पे 60 केजी है, गुरुत्वीय त्वरण को गुना कीजिएगा तो भार कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। अब अगर आप चंद्रमा पे चले जाइएगा तो आपका यहाँ का भार वहां पे 1/6 हो जाएगा। तो मेरे मित्र, ये जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन से परिवर्तित होता है, ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। आप कहेंगे चलो सर ये चीज हमारा क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है सर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जरूरत उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। आपका ऑप्शन है गति, दिशा, आकार, आराम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए और आपको पता ना चले कि क्या होगा आंसर, तो आप इतना याद रखिएगा सिर्फ जरूरत के बारे में कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी चेला जी? इनर्शिया की। किसकी बात करते हैं? इनर्शिया की, यानी कि जड़त्व की। तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और प्रत्येक वस्तु का जो अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध होता है वही जड़त्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तु जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वो क्या कहलाता है सर? जड़त्व कहलाता है। मेरे मित्र, ये जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विराम का जड़त्व जिसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। दूसरा होता है आपका गति का जड़त्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तो सर इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, विराम का जड़त्व। और एक आपका गति का जड़त्व जिसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। और तीसरा होता है आपका दिशा का जड़त्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। मेरे मित्र, अगर कोई वस्तु विराम में है और विराम में होने के चलते उसके अवस्था में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो विराम का जड़त्व होगा। गति में है और गति में होने के चलते उसके अवस्था में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो गति का जड़त्व होगा। और मेरे मित्र, अगर कोई वस्तु या कोई गाड़ी जब कार पे टर्न पे मोड़ लेती है तो सर उसमें बैठे हुए यात्री विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करते हैं, इसको हम लोग दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो मेरे मित्र, आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, मतलब दौड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि दौड़ने के बाद जिस पॉइंट से उसको जंप लगाना होगा वो वहां से जंप लगाएगा। क्या होगा सर? जब दौड़ेगा तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा और जब वो दौड़ रहा होगा तो उसकी संवेग जो पहले रही होगी उससे कहीं ना कहीं ज्यादा रही होगी। तो सर जैसे ही वो दौड़ेगा तो उसका मोशन के चलते उसके बॉडी में क्या होगा? तो सर जो गति का जरूरत है वो उत्पन्न हो जाएगा और वो गति का जरूरत उसे क्या होगा सर? लंबी छलांग लेने में मदद करेगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसके मोशन के चलते जो इनर्शिया उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर गति का जरूरत तो कहलाएगा। आप कहेंगे ये लॉन्ग जंप वाला कैसे इनर्शिया कर रहा है? यहाँ पे तो चला दौड़ते दौड़ते जाएगा, वहां से कूदेगा, मतलब दौड़ते दौड़ते उसने एक बार अपने बॉडी को रोका और छलांग लगाया तो कहीं ना कहीं उसका बॉडी पहले से क्या था सर? गति में था। गति में होने के बाद वो फिर से वो ऊपर की ओर जाकर के या फिर इस तरह से स्विंग करके वो मतलब जितना उसका डिस्टेंस होता है उसको वो कूदता है तो कहीं ना कहीं उसकी अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल। और ये जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से कौन जिम्मेवार है? तो सर उसके बॉडी का मोशन। और बॉडी के मोशन सर अवस्था में परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ना कि सर इसके गति के चलते जड़त्व उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर जड़त्व का नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप सभी के मन में आएगा कि सर क्या दिशा का भी जड़त्व होता है? आप कहेंगे अभी जस्ट आपने बताया है। मेरे मित्र, एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन करा जाए कि किसी भी वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होगा तो आप सभी याद रखना उस वस्तु का द्रव्यमान। किसी भी वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है? उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी?
मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ब्राउनियन गति की जब भी बात करते हैं तो इसमें पार्टिकल्स हमारा जिगजैग मोशन में मूव करता है। पार्टिकल्स हमारा क्या होता है सर, टेढ़े मेढ़े रास्ते में मूव करता है, यानी कि इसके मूव करने का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सर जो कण है उसका कभी डायरेक्शन इधर है, कभी इधर है डायरेक्शन, फिर कभी इधर है सर, इसका इधर है, इसका फिर यहाँ है, इधर है इसका। आप देख रहे हैं कि कोई निश्चित डायरेक्शन है? आप कहेंगे नहीं। तो मेरे मित्र इस टाइप के मोशन को ब्राउनियन मोशन बोला जाता है, या फिर ब्राउनियन गति बोला जाता है, या इसी को हम लोग कभी कभार जिगजैग मोशन के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जिगजैग मोशन की खोज किसने करा था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने करा था। स्टैटिक जीके के रूप में या स्टैटिक साइंस के रूप में इस चीज को आप सर याद कर लेंगे। आपके मन में आएगा कि मेंडल ब्राउन नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं है चेला। जॉन ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकता के बारे में जाना जाएगा, लेकिन मेंडल ब्राउन नहीं होगा यहाँ पे। आइजैक न्यूटन, आप सभी कहेंगे सर बगैर इनके फिजिक्स ही अधूरा है, बहुत सारा खोज किया है इन्होंने। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये भी इन्हीं का किया धरा है। न्यूटन का जो 3 नियम है सर, उसके बगैर हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, उस पे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल पाता। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स को समझने के लिए सर न्यूटन को समझना बहुत जरूरी होता है, और इन्होंने बहुत सारे नियम को दिया है सर, और उसी बेस पे आज भी फिजिक्स चल रहा है सर। जॉन ब्राउन, तो सर जॉन ब्राउन नाम का कोई वैज्ञानिक नहीं। जॉन डाल्टन कहते तो कहते सर परमाणु का सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था सर, परमाणु के लिए परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है कि रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है सफेद रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि जब भी डिस्कस की जाएगी सर ब्लड के बारे में, जब भी डिस्कस की जाएगी किसकी? ब्लड के बारे में सर, रक्त के बारे में, तो पहला चीज आप सभी कहेंगे कि रक्त जो है वो क्या है? आप कहिएगा ये तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो आप सभी कहेंगे सर एक साथ तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट अब ये है कि सर ये जो ब्लड है इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो ब्लड का कंपोजिशन होता है इसमें सॉलिड पार्ट भी होते हैं और साथ में लिक्विड पार्ट भी होते हैं। ब्लड में क्या होता है सर? सॉलिड पार्ट भी होता है और साथ ही लिक्विड पार्ट भी होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि जो हम लोग ये कह रहे हैं सर ब्लड का कंपोजिशन सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है, तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर सॉलिड कितना परसेंटेज होता है और लिक्विड कितना परसेंटेज होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ब्लड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो आपका 45% के अप्रॉक्स होता है, और जो लिक्विड भाग होते हैं या लिक्विड वाला पार्ट होता है वो 55% के आसपास होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो 45% सॉलिड रूप में इसमें होते हैं वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं? रक्त कणिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रक्त कणिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कर्पसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कर्पसेल्स। अब बहुत सारे मित्र इसको रेड ब्लड सेल भी कहते हैं या ब्लड सेल भी कहते हैं, जो कि गलत है। सेल बोलेंगे तो कोशिका हो जाता है, जबकि यहाँ पे ये क्या है सर? कणिका है, जिसको क्या बोला जाता है? कर्पसेल्स बोला जाता है। तो 45% में क्या होती है सर? ब्लड कर्पसेल्स होती है। और ये ब्लड कर्पसेल्स में क्या है सर? तो आप कहेंगे सर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटेलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो 55% लिक्विड वाला हिस्सा होता है ये एक्चुअली में क्या है सर? प्लाज्मा। क्या है सर? प्लाज्मा। अब मेरे मित्र आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो प्लाज्मा है, जो कि चिपचिपा सा पदार्थ होता है, इसके 100% भाग में 90% से एभव 90% से एभव क्या मौजूद है सर? जल मौजूद है। और मेरे मित्र आप 10% के अप्रॉक्स, यानी कि 10% के समथिंग, आप 8% भी लिख सकते हो, 7% भी लिख सकते हो, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 90 प्लस ही जल है आपका। और 10% में क्या होते हैं? तो सर 10% में प्रोटीन होते हैं और साथ में क्या होता है? तो सर कुछ अकार्बनिक मटेरियल होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं।
मतलब ये हुआ कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% भाग प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये जो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसी में ये सारा क्या आ जाता है, खनिज, हार्मोन, एंजाइम वगैरह सारे चीज आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मैंने 90% आपको एक अप्रोक्सीमेट डाटा बताया है। आपको इस क्वेश्चन के तरह कहीं पे 93 भी लिखा हुआ मिल सकता है और यहाँ पे परसेंटेज 7 भी लिखा हुआ मिल सकता है, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको 90 और 10 भी मिल सकता है। तो परेशान नहीं होना है। प्लाज्मा में ऑलमोस्टली 90% वाटर होगा और 10% में ही सारा चीज होगा। परसेंटेज 92.8 का हो या फिर 93.7 का हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो WBC है ये शरीर का सोल्जर कहलाता है, क्योंकि जो शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करने की पावर होती है वो इसी WBC के पास होती है। ब्लड प्लेटलेट्स सर बहुत ही जरूरी है, और साथ ही अगर हम RBC की बात करते हैं तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही जो हीमोग्लोबिन है सर, इसमें हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम रंजक होता है, जो कि आपका क्या होता है, तो सर इसमें Fe मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, और ये क्या करता है सर, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को आपके पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाया जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चला जी, आपको बस इतना सा चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरंग का जो वेग होता है, किसी भी तरंग का जो वेग होता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, तो सर आवृत्ति यानी कि न्यू गुना तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एक बार ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा गया है तो अब आप कहेंगे सर वी कैन राइट एज v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। मेरे मित्र लेमडा इक्वल टू क्या होगा, v बटा न्यू। ये v क्या है, आप कहेंगे तरंग का वेग है। न्यू क्या है, आप कहेंगे सर आवृत्ति है। क्या देख रहे हैं, तो गुरुजी हम देख रहे हैं कि जो लेमडा है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये हुआ कि गुरुजी आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा तो ये तरंग दैर्ध्य क्या होगा, हमारा घट जाएगा। और अगर आवृत्ति घटेगा, आवृत्ति घटेगा, आप क्या कहोगे कि सर जी तरंग दैर्ध्य हमारा बढ़ जाएगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे ये तो गलत है, फुसलाया जा रहा है हमको। दूसरा है कि तरंग दैर्ध्य में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती रहेगी, आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। बस कैलकुलेशन हमारे सामने है कि लैम्डा जो है वो न्यू के क्या होती है सर, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा ऑप्शन है इसके तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। चला जी, आवृत्ति बढ़ाया जाए तरंग दैर्ध्य घट जाएगा, घटाया जाए बढ़ जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा जा रहा है कि जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2, मेरे मित्र यहाँ पे O3 होगा, Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इसके लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर जंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जंग कहते हैं। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर किसी आयरन आर्टिकल्स को या किसी धातु के सामान को, जैसे हम लोग जनरली कहते हैं सर लोहा, लोहे से बने किसी आर्टिकल्स को अगर हम मॉइस्ट एयर में, खुले वातावरण में छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर में एक भूरा रंग का लेयर आ जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, जंग लगना कहते हैं। मेरे मित्र जो लोहा पे ये जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है सर, रस्टिंग बोला जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखें। एक्चुअली में क्या होता है, तो सर जो हमारा आयरन होता है Fe, वो मॉइस्ट यानी कि जो आर्द्रता होती है वातावरण की और साथ ही जो ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया करके क्या कर लेती है सर, Fe2O3 XH2O का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या करती है सर, Fe2O3 XH2O का, ओ भाई, XH2O का क्या कर लेती है सर, फॉर्मेशन कर लेती है, और यही हमारा क्या होता है सर, जंग होता है।
तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में कभी अगर ये सवाल पूछा जाए कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑप्शन में सीधे Fe2O3 रहे तो ठीक है, और अगर ऑप्शन Fe2O3XH2O है तो इसको आप टिक करेंगे। ध्यान में रखेंगे कि चूंकि यहाँ पे सारे चीज मिल करके क्या हो रहे हैं सर, एक प्रोडक्ट बना रहा है। ये अभिक्रिया हमारा क्या होगा, तो आप सभी इसको संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि संयोजन अभिक्रिया के अलावे सर ये रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रोसेस होती है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जंग लगने की प्रक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी है, और जंग लगने की प्रक्रिया रस्टिंग कहलाती है। जो जंग होती है वो रस्ट कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3XH2O होता है। आप कहेंगे कि सर लोहा तो धातु है, ये हम समझ रहे हैं, धूल भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मिश्र धातु क्या होता है। तो मेरे मित्र एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को हम लोग एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा मिश्र धातु बनता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मिश्र धातु की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आप सभी याद रखना, समांगी होती है। यानी कि किसी भी मिश्र धातु में उसके पूरे द्रव्यमान में क्या होगी सर, एक समान संरचना पाई जाएगी। और आप ये कह भी सकते हैं कि सर मिश्र धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। कहीं से गलत नहीं होगा। और आपका ये क्वेश्चन भी है सर कि मिश्र धातु होते हैं, आप कहेंगे समांगी मिश्रण। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही सरल सा सवाल कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे किसी एटम की, जब भी हम लोग बात करेंगे किसी एटम की, किसी परमाणु की, तो आप सभी ये याद रखना कि परमाणु सामान्यतः गोलीय होते हैं। और इसके केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसके केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि कोई भी परमाणु होगा तो उसमें दो चीज होगा। पहला तो उसको एटॉमिक नंबर होगा, उसका अपना कोई एटॉमिक नंबर होगा, और दूसरा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। दूसरा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु नंबर होता है वो किसके बराबर होता है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन है वही उसकी परमाणु संख्या है। जबकि एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखें। अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर इसको रिप्रेजेंट ए से करते हैं। और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। आपके क्वेश्चन में 15 प्रोटॉन है यानी कि P = 15 है चला जी, और 22 आपका न्यूट्रॉन है। आपसे पूछा जा रहा है इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, आप कहेंगे सर A = 15 + 22 कितना आ जाएगा सर, 37 आ जाएगा। मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ देता कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है तो आप कहते हैं झट से कि सर अभी ना बताएं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है, तो 15 प्रोटॉन है मतलब परमाणु संख्या 15 होगी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा जा रहा है कि जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। मेरे मित्र आप सभी अगर बात करते हैं रेसिस्टेंस की, आप सभी अगर बात करते हैं रेसिस्टेंस की, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी रेसिस्टेंस का जो संयोजन होता है, रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है सर समांतर क्रम में जोड़ना, एक क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ना। कुछ इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को, कुछ इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो सर इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और क्या कहते हैं कि सर इसमें जो समतुल प्रतिरोध RS होता है, जैसे अगर ये हमारा प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो RS क्या होता है सर, R1 + R2 + R3 सो ऑन होता है, जितना रहेगा उतना। यानी कि इसमें समतुल्य प्रतिरोध ज्यादा होता है। जबकि दूसरा आपका होता है सर समांतर क्रम। दूसरा कौन सा होता है, समांतर क्रम। और मेरे मित्र जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं रेसिस्टेंस की, तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी इसमें जो प्रतिरोध का संयोजन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो प्रतिरोध का संयोजन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान से समझेंगे सर।
इसमें प्रतिरोध का संयोजन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये R1 है, ये R2, ये R3। क्या कहते हैं सर, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और इसमें समतुल प्रतिरोध का मान क्या होता है सर, कम, और इसमें क्या होता है सर, ज्यादा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। आप कहेंगे समांतर में जोड़े जाते हैं तो उसका जो संयुक्त प्रतिरोध होता है वो क्या होता है सर, उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये अगर समांतर क्रम में जुटा हुआ है तो इस दोनों बिंदु के बीच जो विभवांतर भी होगा वो समान होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का दो बिंदु के बीच में जो विभवांतर होगा वो समान होगा। बट जैसे ही धारा की बात करेंगे तो धारा इसमें I1, I2 और I3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें सभी प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होगा, यानी कि 3 प्रतिरोध है तो विभवांतर V1, V2, V3 होगा, जबकि सभी से क्या होगा सर, I धारा समान धारा ही बहेगी। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बड़ा ही सरल सा सवाल है सर। अंड जनन कहा जाता है, ऑग्नेसिस कहा जाता है, मेन्स्ट्रुएशन ऋतुस्राव, सर आप सभी समझ रहे होंगे, इसी को मेन्स्ट्रुअल साइकिल कहते हैं सर। रजोदर्शन, सर जब मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में तो उसको रजोदर्शन बोला जाता है। एडोलसेंस, मैच्योरिटी का आना एडोलसेंस को बताता है। आइए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सरल सा क्वेश्चन कि हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 है इसको क्या कहा जाता है सर, हेलो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलो ग्रुप कहा जाता है, जिसको हम लोग हेलोजन समूह भी कहते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर बात की जाती है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, अगर बात की जाती है किसकी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो हम लोग किसका नाम लेते हैं, क्लोरीन का नाम लेते हैं। और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तो हम लोग किसका नाम लेते हैं, आप सभी कहते हैं गुरुजी फ्लोरीन का नाम लेते हैं। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की। क्या पूछा जा रहा है कि हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, आप कहेंगे सर क्लोरीन है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये आयोडीन जो है सर वो अपवाद है। क्यों, क्योंकि अधातुएं सामान्यतः धूसर रंग की होती है जबकि आयोडीन आपको चमकीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको अपवाद मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तीसरा है किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चौथा है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। और आपका चौथा ही था किसी तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर समानुपाती होती है। और आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर कथन सत्य है। क्या कहेंगे, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। ओम्स लॉ की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये ओम्स लॉ किसके द्वारा दिया गया था, आप कहेंगे ओम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने किसी परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में नियम बताया। क्या बताया कि जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती हो। और यहाँ पे समानुपाती साइन हटाएंगे तो आर लेके आएंगे और ये आर रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा सर, ओम के नियम का नियतांक कहलाएगा। तो मेरे मित्र आप कह रहे हो कि सर भी समानुपाती आई होता है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, गलत है सर। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती है, गलत है सर। प्रतिरोध तो ओम के नियम का नियतांक है। तीसरा ऑप्शन है कि तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आप कहेंगे गलत है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है सर, समानुपाती होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन है मूल मान का 6 गुना, दूसरा है मूल मान का 3 गुना, तीसरा है मूल मान का 9 गुना और चौथा है अपरिवर्तित रहेगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए
मेरे मित्र अगर मान ले कि कोई वस्तु का संवेग p है तो उसका गतिज ऊर्जा के साथ क्या रिलेशन होगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर किसी वस्तु का संवेग p है तो उसका गतिज ऊर्जा के साथ रिलेशन ये होगा, उसका गतिज ऊर्जा के साथ रिलेशन ये होगा कि सर गतिज ऊर्जा p²/2m के बराबर होगा। कब? जब संवेग p होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तो मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इक्वल टू क्या हो जाए, तो सर 3p हो जाए, यानी कि p' इक्वल टू 3p। संवेग को हम कितना कर रहे हैं सर? 3 गुना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर नया हमको गतिज ऊर्जा निकालना है तो ke' मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये तो p²/2m होता है और हमारा p' कितना है? 3p, तो हम 3p का स्क्वायर करेंगे बटा 2m करेंगे, ये क्या होगा? तो गुरुजी ke' इक्वल टू हो जाएगा 9p² / 2m। क्या कहिएगा कि गुरुजी ke' इक्वल टू आप 9 इधर लिख लीजिए, अब p²/2m लिख दीजिए और 9 इंटू p²/2m को ke से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब क्या हुआ कि सर अगर किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो सर इसके मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा सर? मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड विल हैव द सेम। अणु की संयोजन क्षमता, दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणविक भार, चौथा ऑप्शन है सेलों की संख्या। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि एक ही आवर्त में जो तत्व पाए जाएंगे उसमें क्या समान होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने ये बताया है कि जब भी बात की जाएगी कि एक ही आवर्त में पाए जाने वाले तत्व जो है उसमें क्या समान होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो आवर्त की संख्या होती है वो आवर्त की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो सर परमाणु में उपस्थित कक्षा की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में उपस्थित कक्षा संख्या के बराबर होती है, उपस्थित कक्षा संख्या के बराबर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तो कक्षा को सर सेल भी कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं सर हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट पीरियड में मिलता है, काहे मिलता है? तो सर इसमें एक ही कक्षा है, क्यों? तो हम लोग कहते हैं सर इसमें सर एक इलेक्ट्रॉन है और वो इसके पहले कक्षा में ही रह जाता है। अब हीलियम की बात करते तो सर इसके बारे में भी कहते हैं गुरुजी ये फर्स्ट पीरियड में है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है सर वो इसके पहले कक्षा में ही भर जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी सर? अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो कहते हैं सर एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन जो है पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 6 जाता है, और इसीलिए जो आपका ऑक्सीजन है ये किस में पाया जाता है सर? दूसरे आवर्त में पाया जाता है। तो किसी भी परमाणु में जितनी कक्षा की संख्या होती है वही उसके आवर्त को बताता है। तो जाहिर सी बात है कि सर कक्षा की संख्या मतलब सेल की संख्या, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चापचई प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवनति करता है। मेरे ख्याल से मेरे सारे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हो, और भाई मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से उम्मीद करूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है? पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। मेरे मित्र ये सही है, ये येलोइश पाउडर होता है। फिर दूसरा है कि सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देता है। क्या कहेंगे कि सर जो NH3 है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि अमोनिया का घोल जो होता है उसका नेचर कैसा होता है सर? बेसिक होता है। मेरे मित्र आप सबों को यह भी मालूम है कि एसिड हो या बेस, ये जब तक सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं होता है, विलियन के रूप में नहीं होता है, ये अपना प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। यहाँ पे चूंकि सूखा NH3 की बात की जा रही है तो आप क्या कहेंगे कि सर सूखा एसिड हो या बेस अपने गुण को शो नहीं करेगा। दैट्स वाई ये जो कह रहा है कि NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ये पूरी तरह से गलत है।
वर्षा जल का पीएच 7 के करीब होता है, सही है। अम्ल वर्षा का पीएच 5.6 के करीब होता है, सही है। और ये भी सही है, मतलब त्रुटिपूर्ण आपका क्या है, तो सर ओनली 2 आपका त्रुटिपूर्ण है। तो देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन में हमारा 1, 2 एंड 4 है, दूसरा ऑप्शन में केवल 2 है, तो मेरे मित्र केवल 2 वाला ही सही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही सरल सा सवाल। अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाएगा। क्या कहोगे चला कि गुरुजी अगर r 30 सेंटीमीटर है तो हम ये कहेंगे कि f जो है वो क्या होगा, r/2 होगा, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये कितना हो जाएगा, 30/2, ये हो जाएगा सर 15 सेंटीमीटर। सवाल ये है कि गुरुजी यहाँ पे साइन कन्वेंशन पूछा जा रहा है, मतलब ये हुआ कि सर ये अगर हमारा अवतल दर्पण है तो ये इसका ध्रुव होगा और ये इसकी वक्रता केंद्र होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये यहां से यहां तक कितना है, 30 सेंटीमीटर, और हमको मालूम है कि f यहाँ पे होगा, तो ये P से लेकर के f तक अभी हम क्या निकाले हैं सर, 15 सेंटीमीटर। सवाल ये है कि कौन सा साइन लगेगा। मेरे मित्र जो फोकस दूरी आप मापेंगे, कहां से मापेंगे, आप कहेंगे सर दर्पण में तो सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, आपतित प्रकाश की दिशा ये है और हम जा रहे हैं इधर, तो आप कहेंगे सर आपतित प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं, और आपतित प्रकाश के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा यहाँ पे f = -15 सेंटीमीटर होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पे ताजुब की बात यह है कि रेलवे ने इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया था, क्या सर, +15 सेंटीमीटर, जो कि कहीं से जायज नहीं। अगर बात अवतल दर्पण की जा रही है तो कहीं से फोकस दूरी इसका 15 सेंटीमीटर नहीं होगा, प्लस में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, और जब हम लोग दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को मापेंगे तो कहेंगे सर आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत चल रहे हैं, तो जब विपरीत चलेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, धनात्मक का कहीं बात ही नहीं आता है। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित दूसरा असंतुलित, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण या फिर ढांचागत समीकरण कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के सभी समीकरण सर फालतू हैं। बस एक चीज और ध्यान में रखना है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या हो सके, पालन हो सके। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, आपसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित जल स्रोत, आप कहेंगे सर कंप्रेस्ड जल स्रोत है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्थिति के चलते उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। दूसरा बहता हुआ जल, सर पानी अगर बह रही है तो उसके कण गति में है, गतिज ऊर्जा होगा। और तीसरा एक बांध में संचित किया गया जल, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगा। उठाया गया हथौड़ा, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगा। कहा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो 31 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।